तो शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने बताया कि पहले तो ये कुछ नहीं करते थे। अपन ने तो अपने आप को एक विकलांग महसूस कर लिया कि अपन कहीं कुछ कर नहीं सकते। तो दूध का उत्पादन करते हैं जी हाँ। तो किस प्रकार से आपने दूध उत्पादन शुरू किया ये आप हमें बताएं। तो ये गाय का रखरखाव कैसे किया जाए, कैसे उसकी देखभाल की जाए। तो मेरे विकलांग भाई कैसे आगे आएंगे, क्योंकि वो एक कोने में बैठे थे। पर धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट लाया कि नहीं, एक विकलांग भी सब कुछ कर सकता है। अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका द पारस गुप्ते शो में। और आज हम मुलाकात करेंगे 3 विशेष मेहमानों से जिन्होंने अपनी सोच और काबिलियत के बलबूते अपने जीवन को एक नई राह प्रदान करी है। आइए उनके बारे में जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे 3 विशेष ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को दिव्यांगता ना समझते हुए अपने हिम्मत और हौसले के दम पर अपने जीवन को खुशहाली से भर दिया है। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं यशराज कराठे जी से, जो कि जावरा के रहने वाले हैं। यशराज जी एक उन्नत कृषक हैं। कृषि के साथ साथ यशराज जी चक्की भी चलाते हैं। दिव्यांगता के कारण जब एक व्यक्ति अपने परिवार के ऊपर आश्रित हो जाता है, ऐसी स्थिति में इसके विपरीत यशराज जी आज अपने हिम्मत और काबिलियत के बलबूते पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। चक्की चलाने और जैविक खेती करने के साथ ही साथ यशराज जी दूध उत्पादन का भी कार्य करते हैं। अपनी मेहनत के बलबूते एक छोटे से स्तर से शुरू करके यशराज जी ने धीरे धीरे कई गाय, भैंस और खेती के कार्य में उपयोगी आने वाले कई सारे पशु एकत्रित कर लिए हैं। मेरा नाम यशराज कनाठे है, ग्राम जावरा, तहसील आठनेर, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मैं पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। यह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं भी उन्हें सपोर्ट करता हूँ। ऑर्गेनिक खेती, दूध उत्पादन और चक्की का जो संचालन यशराज जी करते हैं वे सभी के लिए प्रेरणादायी है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं दिनेश चड़ोकार जी से। दिनेश जी की हिम्मत और हौसला काबिल तारीफ है। आइए जानते हैं दिनेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं दिनेश चड़ोकार हूँ, ग्राम धनूर से हूँ, तहसील आठनेर, जिला बैतूल का निवासी हूँ। मैं लगभग नमन सेवा समिति में 6 साल से कार्यरत कर रहा हूँ और नमन सेवा समिति के माध्यम से कार्यरत के इसमें मैं इतना आत्मनिर्भर हो चुका हूँ कि जो जैविक खेती का जो डिस्कशन है वो बहुत अच्छे से मैंने प्राप्त कर लिया है। और मेरे माध्यम से जो अब मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं उभर आया हूँ और जो लोग ट्रेनिंग के दौरान जो जाते हैं वो सीखकर कहीं ना कहीं जैविक खेती का मार्गदर्शन करके हर गाँव में जैविक खेती चालू कर रहे हैं। ये जैविक खेती के माध्यम से हमने जो फसल उत्पादन करे, एक जैविक करेला है ये वाला। ये जैविक भिंडी उत्पादन है। जो हम भिंडी जो फसल है हम किचन गार्डन के लिए घर पे लगा के उत्पादन इसका करते हैं। 7 फीट का सर ये भिंडी का पेड़ है। इसमें एक्चुअली क्या है, 3 फीट से भिंडी चालू होती है लगना। जैविक खेती से माध्यम से इसमें इतनी ग्रोथ आ जाती सर कि भिंडी जो है 3 फीट से लगना चालू हो जाती है सर। फसल के साथ साथ हम क्या सर कुछ फलदार वृक्ष भी लगा रहे हैं। इसमें क्या है, जो घर में कुछ फल फ्रूट की भी ये हो जाता है ताकि हम घर में जो यूज करते हैं यानी ऑर्गेनिक ही फल यूज करते हैं। और उसके बाद में क्या है, कुछ थोड़ा सा अपने बिजनेस के लिए इसमें आ जाते हैं। 150 फल बेच देते हैं, जिससे हमारी अदर आमदनी हो जाती है सर। तो ये सर जो हम जो खेती कर रहे हैं सर, ये जो पूरी टमाटर है, भिंडी है, करेला है, ये सब जैविक है सर। जैविक खेती के बाद क्या सर, थोड़ा सा हमने दूध उत्पादन किया। उसके बाद में थोड़ा और हमारी आय आमदनी बढ़ने के बाद मैंने इसी परिश्रम के माध्यम से इस साल ट्रैक्टर मैंने ला लिया सर और एक ज़िंदगी अपनी खुशहाल चल रही है। ये मेरी धर्मपत्नी है। इन्होंने कभी अपने आप में ये नहीं सोचा कि ये विकलांग है, कुछ है। ये हम बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं और हम बहुत ही अच्छे से खुश हैं दोनों। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और ये विकलांग है ऐसा मैं सोचती नहीं हूँ और जिंदगी भर हम इनके साथ रहेंगे। दर्शकों, आपने देखा दिनेश चड़ोकार जी कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हुए, दूध उत्पादन करते हुए और
नौकरी करते हुए कितने खुशहाल तरीके से अपने परिवार के साथ में जीवन जी रहे हैं। आइए अब मिलते हैं राम सेवक भरतपुरे जी से। राम सेवा तो फल तो बोले बोल पान बेदुलता निभाई हूँ। ये मेरे बेटा है, हरे दूध का कार्य करता है। हमारा गांव बोरपानी है, हम बैतूल के निवासी है। राम सेवक भरतपुरे जी एक मानसिक दिव्यांग हैं, लेकिन अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए राम सेवक जी दूध उत्पादन का कार्य करते हैं। भैंस भी आए, दहिया भी है और झोले ऊन है दो। गाय भैंस का दूध बेचता हूँ मैं। राम सेवक जी के जज्बे को द पारस भुप्ते शो सलाम करता है। दोस्तों, आज के हमारे सबसे पहले मेहमान हैं दिनेश चड़ोकार जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दिनेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार से अपने आप को स्वरोजगार और रोजगार के क्षेत्र में स्थापित किया। सर जी, रोजगार की बात करें तो एक विकलांग आदमी को अगर सोचा जाए कि रोजगार धीरे धीरे कैसे डेवलप करे, कैसे आगे बढ़े, तो एक बड़ी कठिन समस्या ये हो जाती है। रोजगार के माध्यम फिर हम पढ़ाई के बाद थोड़ा सा संस्था के माध्यम से जुड़े, उसके बाद थोड़ा सा अपने आप में अपने विकलांगता का ख़त्म कर दी। विकलांगता के बाद हम थोड़ा रोजगार का एक छोटा सा दूध उत्पादन चालू किया, दूध के साथ साथ खेती का व्यवसाय चालू किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद में क्या है, एक लालच के रूप में उभरा है कि जैसे अपन आम इंसान कैसे खेती दूध उत्पादन कर सकते हैं। ये गाय रखने की वजह धीरे धीरे हमने 4 गाय रखी। 4 गाय के बाद धीरे धीरे हमने आधा एकड़ खेत जैविक खेती स्टार्ट किया। इसके बाद में धीरे धीरे 3 एकड़ खेती जैविक खेती कर रहे हैं। तो यानी दूध का भी व्यवसाय बढ़ के आया। उस दूध के साथ साथ कुछ खाद है और इसके बाद कुछ फसल का अलग अलग व्यवसाय किया। उसके बाद में थोड़ा सा कुछ अपने घर किचन के हिसाब से कुछ फसल लगाई जैविक खेती के हिसाब से। यानी कहीं ना कहीं अपने को राहत मिलती गई। जो किसान को जो आमदनी में जो लागत लगती है, हर साल कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये लागत लग जाती है। यही लागत जैविक खेती के माध्यम से हमने घटा के धीरे धीरे रोजगार का अवसर पाया और अवसर के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो आज जो दूध के माध्यम से जो कि हमारी जो आय है और जो खेती के माध्यम से जो आय है और उसके बाद में धीरे धीरे जो संस्था के माध्यम से जो रोजगार हमें जो मिला, इससे हम काफ़ी जीवन में खुशहाल है। और संस्था के माध्यम से एक जैविक खेती का एक नया वैल्यूएशन चालू किया। इसमें हम एक मास्टर ट्रेनर के रूप में वहाँ पे उभर के आए। कम से कम हर महीने में 200-250 किसान लोग ट्रेनिंग पे आते हैं। हम इसको ट्रेनिंग के माध्यम से जैविक खेती का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनको डेवलपमेंट डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो आपने सबसे पहले दूध का उत्पादन शुरू किया, उसके बाद में फिर आपने ऑर्गेनिक खेती का काम शुरू किया। और अभी आप किस संस्था में कार्यरत हैं? मैं यही मेरे गांव के 3 किलोमीटर दक्षिण में जो नमन सेवा समिति जो है, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। एक मास्टर ट्रेनर के रूप में हूँ जैविक खेती। अच्छा, तो आपको नमन सेवा समिति में आप कार्य भी कर रहे हैं मास्टर ट्रेनर के रूप में। मैं 6 साल से वहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। तो अभी आपने बताया कि आप दूध का उत्पादन करते हैं। जी हाँ। तो किस प्रकार से आपने दूध उत्पादन शुरू किया, ये आप हमें बताइए। देखिए, दूध का ऐसा है, तो अगर अपने गाय भैंस रखी तो वो तो आधा लीटर भी दूध देती है, 2 भी देती है, पर उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट रोजगार के रूप में अगर अवसर किया जाए तो ये गाय का रख रखाव कैसे किया जाए, कैसे उसकी देखभाल की जाए, कैसे उसको चारा पानी समय पे मिलना चाहिए, कैसे उसको एक अपना जो टाइम टेबल फिक्स रहता है ना अपने के हिसाब, उसी प्रकार उन जानवरों का भी टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए। तो उसी प्रकार वो टाइम टेबल अगर फिक्स उनका रहा सब कुछ, तो जो गाय 2 लीटर दूध देने वाली वो 5 से 6 लीटर दूध देती है। अच्छा जी। तो ये अभी आपके पास में कितने जानवर हैं? मेरे पास सर अभी 2 गाय है, 2 बैल है जी। अच्छा, कितने लीटर दूध का उत्पादन आप करते हैं अभी डेली बेसिस पर? मैं प्रतिदिन 8 लीटर रुपये दूध मेरा डेयरी में जाता है। अच्छा, 8 लीटर दूध? जी हाँ। तो उससे आपकी महीने की कितनी आय आपकी होती होगी? महीने की मेरी दूध की आमदनी अगर सोची जाए तो जैसे अब 8 लीटर दूध हो रहा है तो 4 लीटर का दूध तो मैं स्वयं जानवरों को खिलाता हूँ, क्योंकि जानवर भी अपना हष्ट पुष्ट रहना चाहिए, सब कुछ यानी तंदुरुस्त। यानी कम से कम मेरे को डेयरी के माध्यम से 5 से 6 हज़ार रुपये मंथली गिर जाते हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये मात्र दूध उत्पादन से आपके पास में आ जाते हैं, खर्चे निकाल के। तो उसमें जो आप जो उत्पादन जो करते हैं तो उसमें आप स्वयं मेहनत करते हैं, आपने अपने साथ में
आपको ये आपने नहीं, व्यक्ति भी रखा 2 हुआ साल तो कार्य मैंने करने के स्वयं लिए? ही व्यक्तिगत किया, उसकी मेहनत की, सब कुछ की। फिर संस्था में रोजगार मिलने के बाद अब तो घर में पिताजी कर रहे हैं, अब तो शादी हो गई तो स्वयं वाइफ कर रही है अभी। तो यानी बहुत खुशी महसूस हो रही है अभी। अच्छा अच्छा, तो मतलब परिवार के जो व्यक्ति है वो भी आपको बिल्कुल इसमें हिल मिल सहायता के कर करते रहे हैं। हैं सब लोग जी। बहुत हाँ। अच्छी बात है। तो अभी जैसा आप जो दूध उत्पादन कर रहे हो तो आप किसी प्रकार की उसमें परेशानी, कार्य करने में परेशानी, आपने जो संस्था के माध्यम से जो आपको सपोर्ट मिला वो किस प्रकार का सपोर्ट मिला नमन सेवा समिति से? संस्था के माध्यम से तो काफ़ी जागरूकता है कि अपन ने तो अपने आप को एक विकलांग महसूस कर लिया कि अपन कहीं कुछ कर ही नहीं सकते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट लाया कि नहीं, एक विकलांग भी सब कुछ कर सकता है। उसी हिसाब से टूल्स बनवाए, काम करने के जो औजार होते हैं सब कुछ, यानी पहले 5 किलो का वजन कैसे उठा ले, फिर 10 किलो का कैसे उठाए, यानी इसी प्रकार धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए, काम के करने में रुचि हुई। आज अब ऐसे यंग आदमी बन गए कि अपन 50 किलो भी कट्टी बोल अपन उठा सकते हैं, यानी अच्छा, कहीं अच्छा। कुछ महसूस नहीं होता है। सही भूसा बात। डालने में आसानी होती है, अपने को गोबर फेंकने में आसानी होती है, यानी कोई चीज़ों में अपने को कोई कुछ नहीं समझ अपनी विकलांगता है। दिनेश जी, आपके परिवार के मेंबर्स से भी मैं मिला, उन्होंने भी आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी कि किस प्रकार से आप कार्य करते हैं, और आपने जो बताया कि आप ऑर्गेनिक खेती का भी कार्य करते हैं, तो किस प्रकार से आप जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती का कार्य करते हैं, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। ऑर्गेनिक खेती तो सर सोची जाए तो बहुत ही एक कठिन समस्या है, पर धीरे धीरे हमने जो संस्था के माध्यम जो मार्गदर्शन हमको मिला है धीरे धीरे जो आगे बढ़े हम, जिस प्रकार हमारे लिए जो टूल्स बनवाए, टूल्स के माध्यम से धीरे धीरे हमको जो प्रैक्टिस हुई, प्रैक्टिस के माध्यम से हम धीरे धीरे किस प्रकार से उसको खुरपी के माध्यम से निंदाई होती है, अपने छोटे पंप द्वारा स्प्रे कैसे होता है, कैसे अपन एक फसलों का रखरखाव कैसे कर सकते हैं, यानी छोटे से गमले में अपन पौधे को कैसे बच्चे के समान हम पाल पोस सकते हैं, यानी ऐसी कई प्रेरणाएं जो हमें संस्था के माध्यम से मिली है। तो धीरे धीरे हम एक छोटे से स्तर पे एक 50 बाई 50 इसके प्लाट में हमने खेती का स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर बनाना चालू किया, यानी कीट नियंत्रक कैसे बनाते हैं, वर्मी वाश का उपचार कैसे करते हैं, CPP कल्चर कैसे बनाते हैं, एक बायोडायनेमिक कंपोस्ट हम कैसे तैयार करते हैं कम समय में, यानी कैसे हम इसको खेती का एक ऐसा हमने एक जरिया माध्यम जो बना लिया जो बिजनेस के रूप में, कि ये खेती जो किसान जो पैसों के लालच में जो जूझ रहा है कि खेती नहीं कर सकता है, अच्छा, तो हम एक ऐसी संस्था से मार्गदर्शन मिला है कि जो गरीब से गरीब भी जो किसान है, जो दिव्यांग साथी हमारा, जिनके पास 1 रुपये भी नहीं है, वो भी आज के समय में हमारे साथ के ट्रेनिंग के माध्यम से खेती हम 2 एकड़ के हम 10 एकड़ की खेती बिन पैसों से खेती हम कर सकते हैं। दिनेश जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, कि जी। जो नॉर्मल जो खेती होती है और जैविक जो खेती होती है जो आप कर रहे हैं, जी, उसमें जी। क्या डिफरेंस है? आपने क्यों नॉर्मल खेती छोड़ करके जैविक खेती करना शुरू किया? नॉर्मल खेती का एक साक्षात सर उदाहरण है, जो मैं स्वयं जब मेरे घर में जो रासायनिक खेती जो होती थी, मैं जो अनाज महसूस करता था, उसके बाद में जो मैं पहले इतनी मेरी भावना काम करने की नहीं थी, जैसे जैविक खेती के माध्यम से डेवलप हुआ, धीरे धीरे खान पान में परिवर्तन आए, फल फ्रूट है, सब्जी भाजी है, यानी सारी चीज़ों में परिवर्तन महसूस हुआ। जो जैविक सब्जी, जो टमाटर की सब्जी बनती है, जो बैगन सब्जी, उसके महसूस अलग ही होता है, उसके टेस्ट में भी टेस्ट मतलब में महसूस होता है। और धीरे धीरे बाद 15-20 दिन बाद खाने का फिर धीरे बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, जो काम करने का, यानी पूरा मेरा शरीर डेवलप हो गया, यानी मैं विकलांगता की मेरे मन में भावना ख़त्म हो गई है। अच्छा अच्छा, मतलब जो जैविक खेती से जो आप जो अनाज जो उत्पादन जो करते हैं, वो जो नॉर्मल जो खेती में जिसमें रसायन और जिसमें केमिकल्स जो जिसमें डाले जी, जाते जी। हैं, तो उसकी अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। लाभकारी है। और जिस प्रकार अपन काम करने की जो क्षमता जो रासायनिक खेती में होती है, इसमें ना अपन हल चरा सकते, न गैची फावड़े कुछ खुदाई कर सकते, और जैविक खेती के माध्यम से जो खेत जो उभर के आता है, बिल्कुल भुरभुरा लगता है। अच्छा, मतलब खेत की जो प्रोडक्शन जो है वो भी और ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। बहुत अच्छी बात है जी। दिनेश जी। दिनेश जी, आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसा आपने भी अपनी सोच और अपने काबिलियत के भरोसे अपने जीवन में काफ़ी अच्छा मुकाम आपने हासिल किया है, तो हमारे शो के माध्यम से आप जितने भी हमारे साथी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मेरा तो पर्पस यही संदेश है कि आज का किसान जो इन सारी चीज़ों से जूझ रहा है, कई परेशानियां, कई दिक्कतें बढ़ रही है, तो मेरा तो मकसद यही है कि कई प्रकार की जो अपन दवाइयाँ खा रहे, केमिकल स्प्रे करे, जो फसल खराब हो रही है, सब ये सारे इफेक्ट सर यही है कि मैं बोलता हूँ कि इन सभी चीज़ों को छोड़ के कम से कम 2 एकड़ में जैविक खेती की जाए,
अगर अपनी ज़मीन अगर स्वस्थ है, फसल स्वस्थ है, तो अपन आम किसान, आम व्यक्ति ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेंगे। अगर अपन स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो दिमाग भी अच्छे चलेगा, काम अच्छे से करेंगे, सब कुछ यानी जीवन में अपना आगे उभर के आएगा। अगर शरीर ही स्वस्थ है तो अपन कहीं कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। जी। दिनेश जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं यशराज कनाटे जी। एक बहुत ही उन्नत कृषक और जैविक खेती में ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यशराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप? स्वस्थ ठीक है जी, ठीक है। यशराज जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने ऑर्गेनिक खेती का जो कार्य प्रारंभ किया है, जी, जी। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी जी, शुरुआत, मैं यशराज कनाटे, ग्राम जावरा का रहने वाला हूँ मैं जी। तहसील आठनेर, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, एक छोटी सी किसानी करता हूँ। मैं पहले शिशिर चौधरी जी से मुलाकात हुई मेरी, जी। और मुलाकात के बाद में मैंने एक अपना संगठन बनाया है, एक किसानों का संगठन बनाया है। किसानों के संगठन के साथ में मैंने जैविक खेती तैयार की है। अच्छा। तो पहले थोड़े से मैंने चालू किए कि पहले अपन क्यों ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए तैयार करें। जी। तो 1 एकड़ से मैंने जैविक खेती शुरू की है। अच्छा। तो उस खेती के माध्यम से मैंने और खेती बढ़ाई, और मेरे संगठन के माध्यम से मैंने बहुत सारा लोगों को जोड़ करके और सभी को जैविक खेती करने का तैयार किया है। अच्छा, मतलब एक संगठन के माध्यम से आपने जी। जो है जैविक खेती का कार्य प्रारंभ किया है। यशराज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप जो जैविक खेती में फसल जो उत्पादन कर रहे हैं, जी, तो जी। कौन कौन सी फसलों का आप उत्पादन करते हैं और किस प्रकार आपका जो उत्पादन जी है ना, उसको आप ग्रो कराते हैं, उसको आप आगे बढ़ाते हैं? जी जी, मैं गेहूं की फसल उगाता हूं जी। और चने की फसल उगाता हूं, और अभी इस टाइम में सोयाबीन है, मक्का है और मूंगफली है। अच्छा, गेहूं। अच्छा, अभी गेहूं, चना, हाँ जी, मक्का, सोयाबीन। अच्छा, जी, और मूंगफली है। तो किस प्रकार से करते हैं आप जैविक खेती? किस जैविक प्रकार से खेती- आपका प्रोडक्शन होता है? प्रोजेक्ट मतलब मेरे पास में जानवर है, जी। 2 गाय है, 2 भैंस है, बैल है। उसी के माध्यम से मैं जी। जैविक खेती करता हूँ, कल्चर बनाता हूँ, उपचारित कैसे बीज करना पड़ता है उसी से मैं कल्चर से करता हूँ, कीटनाशक कैसे बनाना पड़ता है उसी गोमूत्र के माध्यम से मैं कीटनाशक तैयार करता हूँ और जैविक खेती तैयार करता हूँ मैं। अच्छा, तो इस प्रकार जो आप जो खेती करते हैं, इसके लिए आपको कहीं से कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी करी है? जी हाँ, नमन या सेवा किस समिति प्रकार के से? माध्यम से मुझे देहरादून भेजा गया था, तो मैं देहरादून में ट्रेनिंग लेकर के आया, और तब से मैंने खुद ट्रेनर हूँ और लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ। क्या सीखा आपने देहरादून की ट्रेनिंग में? देहरादून में जाकर के मैंने ये सीखा कि बीज उपचारित कैसे किया जाता है, उसको कैसे रख रखाव किया जाता है, उसको बोने के टाइम में कितनी गहराई से बोना है और कैसी फसल उगाना है, कितनी उगती है, पहले साल में कम उगती है, फिर धीरे धीरे उसका उत्पादन बढ़ता है, 3 साल लगभग लगते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे क्या होता है, बहुत सारे मैंने किसानों को ये देखा है कि वो बोलते हैं कि जैविक खेती यदि हम करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन कम होता है, जी। उसके जो खरीदार है वो बहुत कम मिलते हैं। जी। तो आप लोग, आपका क्या कहना है इस बारे में कि जो प्रोडक्शन है वो इसी किस में प्रकार हमने से चाहा होता है है? कि जो बीमारी आ रही है लोगों के ऊपर, जो संक्रमण दौड़ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए क्यों ने यूरिया, DAP, सुपर फास्फेट ख़त्म करके अपना जैविक खेती करके अपने गोबर खाद से ही खेती करें, यही तैयार किया है हमने। और पहले साल में कम होगा, लेकिन दूसरे साल से लेवल पकड़ करके तीसरे साल में अपन ये हो जाते हैं, मतलब 3 साल में 3 लेवल साल पे आ में जाती है लेवल खेती। पे आ जाती है खेती। जितना प्रोडक्शन जी। एक जो रसायन जो डाल करके, बिल्कुल, केमिकल बिल्कुल। डाल के जो खेती करी जा रही है, जी। उसके मुकाबले यदि आप जो जैविक तरीके से करते हो, 3 साल में दोनों का जो प्रोडक्शन है वो बराबर लगभग आ इक्वल पे आ जाता आ है। जाता है। तो ये जो जैविक खेती का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आपने जैविक गेहूं यदि उत्पादन करें, जी। तो इनका जो रेट है वो जो दूसरे जो केमिकल वाले गेहूं है, इनके रेट से कुछ अंतर आता है इसमें? बढ़कर आता है उससे। बढ़ के आता है। जो समझदार है लोग, जो समझते हैं इस चीज़ को, वो दुगना रेट में खरीदते हैं इसको। और जो नहीं समझते वो तो यूरिया डाल करके खा रहे हैं। तो आप जो ये जैविक खेती के जो आप प्रोडक्शन जो लेते हैं, जो गेहूं का, चने का, मक्का का, इन सब चीज़ों का आप जो उत्पादन करते हैं, तो इसके आपको खरीदार आप किस प्रकार से इसको बेचते हमने हैं? एक ताप्ती
कंपनी बनाई है। अच्छा, वो ताप्ती कंपनी के माध्यम से हम इसका ये करते हैं। ताप्ती कंपनी। जी जी। अच्छा अच्छा। और एक कुटीर बनाए हैं, वहाँ पर हमारा माल बिक जाता है। तो आपको आसानी से खरीदार मिल आसानी जाते से हैं? खरीदार अपने घर पे आकर के उठाते हैं। अच्छा, घर पे आके आप खरीद के लेके जाते हैं? फसल पकती नहीं उसके पहले एडवांस मिलता है। अच्छा जी, मतलब ये तो फिर एक फायदे का सौदा हुआ। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, तो अभी आप ये जो कार्य कर रहे हैं, क्या इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है या आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं इन सब कार्यों को? जी। क्योंकि मैंने देखा है आपका दूध का भी उत्पादन है, जी जी जी। आपने चक्की भी डाल के रखी हुई जी, है, जी। साथ साथ आप जैविक खेती का भी कार्य करते हैं, और आपने बताया कि आपने किसानों का एक संगठन भी बनाया हुआ है। जी, तो जी, इतने सारे जो आप कार्य करते हो कैसे मैनेज करते हैं? बस मैंने पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन चौधरी के साथ में मिलने के साथ में जी, मैंने जो संगठन बनाया, तो मैंने एक ठान लिया है कि मेरे विकलांग भाई आगे आए। और शिशिर कुमार चौधरी के साथ? चौधरी के साथ अच्छा में, जी। अच्छा। तो मेरे विकलांग भाई कैसे आगे आएंगे, क्योंकि वो एक कोने में बैठे थे, वो किस प्रकार से आगे आएंगे। तो मैं भी बैठा था, मैं भी आगे आया, तो मेरे भाइयों को भी मैंने आगे लाया है। अच्छा। उनका जो कार्य होता है मैं सहयोग देकर के साथ में करता हूँ उनके साथ में। शिशिर जी के जो कार्य वो तो बहुत ही अच्छे वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके कार्य जो है उन्हीं की देन है कि हमारे विकलांग लोग सामने आए। मैं चाहता हूं कि हमारे शो के माध्यम से हमारे जो और भी जो साथी हैं जो जैविक खेती के माध्यम से कार्य करना चाहते हैं या जो अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ कार्य करना चाहते हैं, जी, जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हीं को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास बनो, अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। किसी के भरोसे जीना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपना काम अपना स्वयं करना है। स्वयं करना है। बस यही मैंने सिखाया है और यही मैं सिखाता हूँ कि किसी के भरोसे नहीं रहना है। बहुत अच्छी बात आपने सिखाई जी, यशराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। धन्यवाद। दोस्तों, आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं राम सेवक भरतपुरे जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हमारे लिए मेहमान हैं। राम सेवक जी मंदबुद्धि हैं और आज के समय में जब एंजाइटी, मंदबुद्धि, मानसिक विकलांगता और डिप्रेशन का समय चल रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे राम सेवक भाई जो हैं वो बहुत ही बड़ी एक मिसाल है। राम सेवक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द पारस गुप्ते शो में। दोस्तों, आज हमारे साथ में राम सेवक भाई के छोटे भाई राम गोपाल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो राम सेवक जी के बारे में आज हमको जानकारी प्रदान करेंगे। राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम गोपाल जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि राम सेवक जी ने जब से दूध का उत्पादन शुरू किया जी, उसके पहले की इनकी लाइफ कैसी थी, इसके पहले ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी दें। जी सर जी, इसके पहले मतलब वो काफ़ी लापरवाही से इधर उधर घूमना, मतलब या टहलना, कुछ काम नहीं करना ज़्यादा, ऐसा वैसा, मतलब कोई भी कार्य नहीं करते थे? जी हाँ। अच्छा। एक गाय थी, हाँ, उसी प्रकार से वो मम्मी के साथ थोड़ा बहुत करता था, बाकी मतलब उतना काम नहीं आता था जी। उसके बाद कुछ दिनों में नमन सेवा समिति से परिचय हुआ जी। वहाँ उनने थोड़ा सा हमें समझाया कि भाई ऐसा ऐसा ये धीरे धीरे करेंगा। नमन सेवा समिति के जब आप जो हुआ आपका, उसके बाद से फिर इन्होंने दूध का उत्पादन शुरू किया, और जब वो पहले जो कार्य करते थे तो पहले कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ एक गाय थी आपके पास में जिसका वो मतलब चराना वगैरह ये करते थे। अच्छा। उसके बाद दूध वो वहाँ से दूध उत्पादन करने के लिए 2 भैंस ली, फिर धीरे धीरे वो दूध का उत्पादन करने लगा। वहाँ से धीरे धीरे मतलब उसकी काफ़ी आय बढ़ने लगी, उत्पादन भी होने लगा। अच्छा, तो अभी करते हैं ये, क्या क्या करते हैं, दूध उत्पादन कैसे करते हैं? दूध उत्पादन मतलब वो चराना फिराना, दूध लेता है और डेयरी में ले जाता है। अच्छा। डायरी में एंट्री कर लेता है, मतलब 8 से 10 लीटर प्रतिदिन दूध हो जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने बताया कि पहले तो ये कुछ नहीं करते थे, एक गाय हुआ करती थी आपके पास में। जी हाँ। उसके बाद में आपका जुड़ाव हुआ नमन सेवा समिति के साथ में। तो क्या समिति ने आपको आर्थिक रूप से भी कुछ मदद करी, गाय खरीदने के लिए या भैंस खरीदने के लिए? आर्थिक रूप से उन्होंने थोड़ी बहुत राशि दी थी वहाँ से हमको, नमन सेवा समिति से, कोऑपरेटिव बैंक से जी। तो वहाँ से थोड़ी सी राशि मिली थी, और हमारा जो घर का मैनेजमेंट इधर उधर ये करके। तो कितनी गाय खरीदी थी या क्या खरीदा था? 2 भैंस ली थी शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में। अच्छा। उससे बढ़ते बढ़ते मतलब फिर वो दूध उत्पादन चालू हो गया जी। मतलब 1-2 सालों का धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते
काफ़ी वो आज 2 भैंस है, 2 गाय है। आज की हालत में 8 से 10 लीटर दूध होता है। कितने कितने जानवर है अभी आपके यहाँ पे? 2 भैंस है, 2 गाय है और उनके 4 बछड़े हैं। अच्छा, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 8 जानवर है। आपके यहाँ हो जी गए। तो कितना आप दूध उत्पादन हो करते जाता हैं? है 8 से 10 लीटर। 8 से 10 लीटर। जी हाँ। तो इसमें आपकी जो महीने की जो आय है वो कितनी होती होगी लगभग? महीने की आय करीबन 10 से 12 हज़ार। 10 से 12 हज़ार। जी। तो आप दूध पूरा बेचते भी है कि आपके परिवार में भी आप दूध उपयोग करते हैं? परिवार में वही 1-1.5 लीटर बाकी डेयरी में जाता है। अच्छा, तो आज जो देखा जाए राम गोपाल जी कि भैया के जैसे जो दिव्यांग जो साथी हैं, जो मानसिक रूप से जो लोग हैं, जी हाँ। ऐसे लोगों का साथ परिवार भी छोड़ देता है और ऐसे लोग किसी प्रकार से कोई भी आय का स्रोत मतलब नहीं कर पाते। जी हाँ। अब आपके भैया जो पहले कोई काम नहीं करते थे और आज की तारीख में उनकी बदौलत लगभग 8 से 12 हज़ार रुपये आपके परिवार में आ रहा है, जी तो आप कैसा महसूस करते हैं इस चीज़ के लिए? उनको हम काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, मतलब उन्नति के जरिए काफ़ी मतलब हमारे से ज़्यादा मेहनत भी कर लेते हैं। अच्छा। और उनके सहारे पूरा परिवार दूध दही खाना वाना अच्छा। ऐसा वैसा बस चल रहा है। उनकी मदद भी करते हैं, मतलब वो थोड़ा सा अच्छा, काफ़ी उन्नति कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरे जो बच्चे होते हैं, दूसरे जो व्यक्ति होते हैं जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं। जी। और आज जो है भैया ने नमन सेवा समिति के माध्यम से और अपने हौसले के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से अपने आप को स्थापित कर लिया कि आज उनकी कमाई से उनका परिवार भी चल रहा है। जी हाँ, चल रहा है। तो आप लोग किस प्रकार से उनका सहयोग करते हैं? परिवार के जितने भी आपके सदस्य हैं वो क्या क्या इनकी हेल्प करते हैं? हमें हेल्प सर वो वही जो पहले अभी तो मतलब वही काफ़ी हमारा ये करते हैं, मतलब पालन वो बैल उनका साथ है, कभी वो नहीं रहे तो उनकी मदद ऐसा वैसा। जो चारा पानी जो करना है जी हाँ। उसमें दूध लगाना है जो जी है, हाँ। तो बैंकिंग वगैरह भी आप क्या भैया के खाते जी वगैरह हाँ, भी है वही भैया- मैनेज करते भैया हैं? का खाता होता है, मतलब जो डेयरी में जो बचत होती है उनके खाते में थोड़ा बहुत डालते जमा, रहते हैं। मतलब उनके लिए। अच्छा, तो अभी जो आप दूध जो बेच रहे हैं वो कहाँ पर बेच रहे हैं? वहीं बोरपानी में डेयरी है, अच्छा, वहीं देते हैं। राम सेवक भैया, सबसे पहले तो आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सबको हंस के भी दिखाओ, इधर कैमरे की तरफ देख के आप एक बार हंसे, है ना? राम सेवक भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या काम करते हैं? पहले मड्डा तरई भी चलते हैं। कटाई? हाँ, अच्छा, साबिन तरई भी। सोयाबीन की कटाई भी? हाँ। अच्छा, और दूध लगाते हैं गाय का? दूध लगाते हैं ना दूध गाय का? लगाते हैं। अच्छा, और उनको चारा डालना? चाला डालना और गिराना खेत में। अच्छा, खेत में भी लेके जाते हैं आप चराने के लिए? जी तो आपसे वो कंट्रोल हो जाती मतलब जी है? अच्छे से चरा लेते हो आप? जी। भक्ति तो नहीं कहीं पर? जी नहीं। अच्छा, फिर दूध निकालने के बाद में बेचने भी आप जाते हो दूध जी डेयरी पर? जी तो भैया लोग पैसे देते कि नहीं आपको? रख तो नहीं लेते? जी नहीं। देते हैं? जी आप दिया करो गिन करके। जी भैया आप खुश तो हो? जी कितने खुश हो? बहुत खूब। ऐसे करके तो कि बहुत खुश हो, करो ऐसे, बहुत खुश हो। बहुत खुश हूँ सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों, राम सेवक जी, राम गोपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात हुई 3 बहुत ही विशेष लोगों से, दिनेश चड़ोकार जी, यशराज कनाठे जी और राम सेवक भैया से। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं शो के माध्यम से कि इनके द्वारा जिस भी प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं या उगाए जा रहे हैं, इनको खरीद करके आप इनकी सहायता भी कर सकते हैं और इनका उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए द पारस गुप्ते शो। जय हिंद, जय भारत।